नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास डार से पिछुड़ा पार्ट 3। 1 मिनट बाद वो दरवाजा फिर खुला तो उस बार बाहर कदम रखने वाला काले सूट वाला अकेला नहीं था। उसके साथ श्याम डोंगरे था, कंपनी का सिपह सालार, जो कि केवल दिखावे को होटल का सिक्योरिटी ऑफिसर था। डोंगरे काले सूट वाले के साथ लंबे डग भरता हुआ बार की ओर बढ़ चला। विमल चुपचाप बाहर निकल गया। डोरमैन को टैक्सी बुलाने को कहने की जगह वो खुद कंपाउंड के उस पहलू की ओर बढ़ा जहां कई गाड़ियां खड़ी थी। उसको करीब आता देखते ही गप्पे मारते ड्राइवरों में से एक ड्राइवर भीड़ से अलग हुआ और विमल को इशारा करता हुआ एक टैक्सी की ओर बढ़ा। लेकिन तभी एक दूसरे ड्राइवर ने उसे बांह पकड़कर वापस खींच लिया और जल्दी से उसे कुछ कहा। पहले ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया और वो विमल की ओर पीठ फेर कर फिर अपने साथियों से बतियाने लगा। दूसरा ड्राइवर लपक कर एक टैक्सी में सवार हुआ। उसने उसे स्टार्ट किया और फुर्ती से उसे विमल के पहलू में ला खड़ा किया। विमल टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी होटल के कंपाउंड से बाहर को दौड़ पड़ी। कहाँ है? श्याम डोंगरे बोला। बार के स्टीवर्ड ने गर्दन उठाकर उधर इशारा किया जिधर फड़की के ग्राहक को बैठा होना चाहिए था। टेबल खाली थी। कहाँ गया? डोंगरे बोला। यहीं कहीं होगा, स्टीवर्ड बोला। उसकी बियर पड़ी है, फ्रेंच फ्राइज पड़ी है, तंबाकू का पैकेट पड़ा है। यहीं कहीं कहाँ? कहीं टॉयलेट वॉयलेट में गया होगा, पता कर। ग्राहक कहीं ना मिला, फड़के को बुला। डोंगरे भुनभुनाया। तत्काल फड़के उसके सामने पेश हुआ। वो कहाँ चला गया? डोंगरे सख्ती से बोला। मेरे को नहीं मालूम, वेटर भयभीत भाव से बोला। क्यों नहीं मालूम? कहाँ मर गया था? मैं भीतर किचन में था। क्यों? हॉल में क्यों नहीं? मुझे उससे डर लग रहा था। क्यों? वेटर खामोश रहा। उसने कहा था कि वो इसी होटल में रूम नंबर 809 में ठहरा हुआ है। हाँ साहब, तभी तो मुझे शक हुआ। उधर तो आजकल कोई भी नहीं ठहरा हुआ। उस फ्लोर के सारे कमरे तो रिनोवेशन के लिए बंद हैं। ऊपर से वो कह रहा था कि उसने सायन के फ्लैट में मिसेस पिंटो शाम को लौटने वाली थी। साहब, मिसेस पिंटो को तो कैंसर से मरे साल से ऊपर हो गया है। तभी तो मैं जाके ग्रेगरी साहब को, उसने स्टीवर्ट की तरफ इशारा किया, बोला कि कुछ गड़बड़। वो तो तूने अच्छा किया, लेकिन वो था कौन और उस साले विनोद शिंदे को क्यों पूछ रहा था? पूछ क्या रहा था साहब? उसका पता जानने के लिए मरा जा रहा था। पति की खातिर मेरे को 500 रुपया दिया, 300 रुपया टिप अलग से दिया। और जिसका पता पूछ रहा था उसका उसे नाम तक नहीं आता था। क्या मतलब? वो सिर्फ शिंदे का हुलिया बोल रहा था, नाम तो उसे मैं बताया। क्यों बताया? क्योंकि पहले मेरे को उस पर शक नहीं हुआ था। लोग बाग नाम भूल ही जाते हैं। मेरा तो माथा तब ठनका जब वो। ठीक है, एक ही बात 6 बार मत बोल, कोई नई बात बोल। वो अपना नाम कॉल बता रहा था और वो मिसेस पिंटो के साइन के पुराने बंगले की बाबत भी जानता था, जो कि जलकर भस्म हो गया था। उसे मिसेस पिंटो के टॉप की छोकरी लोगों के नाम तक मालूम थे। जजाबेला, संध्या, विमला, सिल्विया, कई छोकरी लोगों के नाम लिया वो। कोई सच में ही? ग्रेगरी दबे स्वर में बोला। मिसेस पिंटो का पुराना ग्राहक होगा। अबे, तो ऐसा पुराना ग्राहक यहाँ के एक मामूली रिसेप्शन क्लर्क का नाम पता जानने को क्यों तड़प रहा था? वो उसका कोई सगे वाला होगा। तो उसकी बाबत पूछने सीधा रिसेप्शन पर क्यों नहीं पहुंचा? इधर बार में आके वेटर से क्यों खुसर पुसर करने लगा? मामूली जानकारी के लिए रोकड़ा क्यों फेंकने लगा? ये सब कुछ भी किया तो फिर अपना मतलब हल होने से पहले ही एकाएक खिसक क्यों गया? स्टीवर्ट को जवाब ना सूझा। उसका हुलिया बोल। डोंगरी फड़के से बोला। फड़के ने बोला, कोई खास आदत बोल। पाइप पीता था। और वेटर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। उसे दोबारा देखेगा तो पहचान लेगा? हाँ, फौरन। वो फिर कभी इधर दिखाई दे तो जानता है ना तेरे को क्या करना मांगता है। हाँ, फुट। वेटर तत्काल परे हट गया। फिर ग्रेगरी से एक शब्द भी बोले बिना उसे पीछे खड़ा छोड़कर वो वापस अपने ऑफिस की ओर लौट पड़ा। उसकी जहन में बार बार एक ही बात बज रही थी। कौन था वो आदमी? जो हुआ था उसे एक मामूली घटना समझकर वो उसे नज़रअंदाज कर दे
या उसकी खबर गजरी साहब को करे। गजरी साहब को वो घटना मामूली और नज़रअंदाज कर देने लायक लगी तो कमीना मिट्टी झाड़ के रख देगा उसकी। अहमक, निकम्मा, नामकुल। एक क्षण में पता नहीं और क्या कुछ लगने लगेगा कंपनी के मौजूदा सुपर बॉस को वो। तो चुप रहूं? इसी उधेड़-बुन में उसने अपनी लेफ्टिनेंट बाबू कामले को तलब किया। तुझे? डोंगरे बोला। उस फिल्मी थोबड़े वाले रिसेप्शनिस्ट छोकरे की याद है जिसे 6 महीने पहले मैंने नौकरी से निकाला था? विनोद शिंदे? बाबू कामले बोला। वही, उसे तलाश कर और चुपचाप पता कर कि आजकल वो कहाँ है और क्या कर रहा है। इधर पकड़ के लाने का है? अभी नहीं, पहले जितना बोला उतना कर। क्या? ठीक है। किधर चलूं बाप? टैक्सी ड्राइवर बोला। अभी किधर भी चल, विमल अनमने स्वर में बोला। फिर सोच के बताता हूँ। ठीक। विमल पिछली सीट पर अधलेटा सा ढेर हो गया। इस बात में शक की कतई कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो काले सूट वाला उसी की वजह से डोंगरे को बुलाकर लाया था, और कोई बड़ी बात नहीं थी कि बावजूद उसके मौजूदा हुलिये के डोंगरे उसे फौरन पहचान लेता। आखिर वो कोई मामूली प्यादा नहीं, कंपनी का सिपह सालार था। ये भी उसके लिए एक पहेली थी कि वेटर फड़के को क्यों जरूरी लगा था ढेर टिप देने वाले अपने ग्राहक की खबर अपने स्टीवर्ड को करना। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, विमल फोटो में बुदबुदाया। मैं अनधुले क्या चतुराई। बहरहाल सारे दिन की भाग दौड़ बिल्कुल बेकार नहीं गई थी। अब कम से कम उसे उस शख्स का नाम मालूम था जिसकी उसे इतनी शिद्दत से तलाश थी। बाप? विमल की तंद्रा टूटी। उसने महसूस किया टैक्सी का ड्राइवर फिर उससे मुखातिब था। क्या है? विमल तनिक झुंझलाया सा बोला। बोला ना, अभी किधर भी चल। तेरा मीटर चल रहा है ना? मीटर तो अपन चलाए नहीं बाप। क्या? बाप, मेरे को पहचाना नहीं? टैक्सी को भी नहीं पहचाना जो अपन को एयरपोर्ट पर सेफ मिल गया था तुम्हारे वादे के मुताबिक? विमल सक पकाया। तब तक रात पड़ चुकी थी, इसलिए ड्राइवर ने टैक्सी की डोम लाइट जलाई और गर्दन घुमाकर विमल की तरफ देखकर हंसा। विक्टर? विमल के मुंह से निकला। विक्टर फिर हंसा और उसने डोम लाइट बंद कर दी। यही नाम बोला था ना अपना? विमल बोला। बाप, तो इतना बड़ा आदमी होकर इस मामूली ड्राइवर का नाम याद रखा? मैं बड़ा आदमी? अभी कंपनी के होटल से निकला, जरूर कोई ओहदेदार होएगा। मैं बहुत मामूली आदमी हूँ भाई। तमाम बड़ा लोग ऐसे ही बोलता बाप। विमल खामोश रहा। अपन तो तुम्हारे को होटल से निकलते ही पहचाना, तभी दूसरे ड्राइवर भाई का नंबर छीनकर तुम्हारे को अपनी टैक्सी में बिठाया। शुक्रिया बाप। दिन में अपन से कोई खता हुई हो, कोई बदजुबानी हुई हो तो माफ़ी देना। माफ़ी वाली कोई बात नहीं, उल्टे मैंने तुम्हारे से ज्यादती की थी। तब तुम्हें क्या मालूम था कि टैक्सी छीन रही थी या सच में वापस मिल जाने वाली थी? लेकिन तब मैं भी क्या करता, मेरी मजबूरी थी। कोई वांदा नहीं। विक्टर एक क्षण ठिठका और फिर बोला। बाप, तू कंपनी का बड़ा बाप है? नहीं, विमल शांति से बोला। कंपनी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। सच में बोला? बिल्कुल। मेरे को खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि अक्खी कंपनी मवाली लोगों की जमात है जिनका काम है रोज खून खराबा, रोज गुंडागर्दी, डकैती, स्मगलिंग, बुर्दा फरोशी, नाजायज हथियारों की सप्लाई, हेरोइन जैसी नशों की सप्लाई। हर काम कंपनी के कराए होता है, पर कोई चू नहीं बोलता, न सरकार, न पुलिस, न पब्लिक। तुम कंपनी के खिलाफ हो? बहुत ज़्यादा। बहुत डर के बोला बाप। क्यों? तुम कंपनी का आदमी निकल गया तो? अरे बोला ना, मैं नहीं हूँ कंपनी का आदमी। मैं तुम्हारे जैसा आदमी हूँ, गुंडे बदमाशों की किसी भी जमात के उतना ही खिलाफ जितने की तुम हो, जितना कि हर किसी शरीफ आदमी को होना चाहिए। मेरे को बहुत खुशी हुआ बाप। तू कंपनी का आदमी निकलता तो मेरे को बहुत अफसोस होता। तू मेरा टैक्सी छीना तो मैं ऐसे ही सोचा, पर जब टैक्सी वापस मिल गया तो मेरा दिल मेरे को बोला कि तू कोई भला आदमी है। मैं बहुत खराब आदमी हूँ, कंपनी के सुपर बॉस से भी खराब। जितने गुनाह कंपनी के तमाम ओहदेदारों ने मिल के किए हैं उतने मैंने अकेले ने किए हैं। मैंने इतने आदमी मारे हैं कि मुझे खुद उनकी गिनती याद नहीं। बंडल बंडल मारेला है, और अभी और मारना चाहता हूँ। मेरा बस चले
तो मैं सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में एक मवाली जिंदा ना छोड़ूं। कंपनी का तो नामो निशान मिटा दूं। एक बात बोलूं बाप? बोलो। तू तो एन सोहल की माफिक बोलता है। वो कौन है? है एक खुदा का बंदा, बल्कि इकलौता बंदा जिससे कंपनी भी खौफ खाती है। गरीबों का हमदर्द, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, भूखे के मुंह में रोटी का निवाला देने वाला, नंगे के तन पर कपड़ा डालने वाला, अंधे की आंख, लंगड़े की लाठी, बेसहारे का सहारा, अनाथ का नाथ। इसका एक ही मतलब था। विमल ने मन ही मन सोचा कि तुकाराम का सोहल के नाम से चलाया जाने वाला परोपकार का अभियान बहुत ज़्यादा ही व्यापक हो गया था और बहुत ज़्यादा ही पब्लिसिटी भी पाया जा रहा था। पता नहीं ये लक्षण अच्छे थे या खतरनाक। परोपकार का ढोल पीटना कम से कम उसे तो मुनासिब नहीं लगता था। इस संदर्भ में तुकाराम के 1 साल के कारनामे होम करते हाथ जलने जैसी स्थिति पैदा कर सकते थे। जो तुध भावे नानका सोई भली कार, ऐसा है वो सोहल। प्रत्यक्षता वो बोला। हाँ, तुम कैसे जानते हो? वैसे ही जैसे मेरे जैसे और लोग जानते हैं। लेकिन वो तो एक इश्तिहारी मुजरिम है जिसके सिर पर लाखों का इनाम है। जो पकड़ा जाएगा तो फौरन फांसी पर लटका दिया जाएगा। पीर पैगंबरों को सूली पर भी चढ़ना पड़ता है, सलीब पर भी लटकना पड़ता है। इस दुनिया का ऐसी दस्तूर है। वो खूनी, वो डकैत तुम्हें पीर पैगंबर लगता है? उससे भी कहीं ज्यादा। अपना सांता क्लॉज नेमतों से भरी अपनी झोली के साथ क्रिसमस पर साल में 1 बार आता है। सोहल 12 महीने आता है। बॉम्बे में गरीब का क्रिसमस रोज होता है। सोहल के सदके? हाँ, तुम पागल हो जो एक गैंगस्टर को भगवान से ऊंचा दर्जा देने की हिमाकत कर रहे हो। अगर अपन पागल है तो आज की तारीख में ऐसा पागल अपन बंबई में अकेला नहीं है। पीर पैगंबर काल पर फतेह पाए हुए लोग माने जाते हैं। सोहल, तुम्हें ऐसा लगता है? विक्टर ने जवाब न दिया। वो बंबई में आ जाए और यहाँ की पुलिस या कंपनी के दादा लोगों की पकड़ाई में आ जाए तो जानते हो उसका क्या हर्ष होगा? क्या क्या होएगा? उसकी बोटी बोटी सारे बंबई शहर में छितरी पड़ी होगी। ऐसा नहीं होएगा, ऐसा हरगिज नहीं होएगा। उसके लिए गरीब की दुआ ऐसा नहीं होने देगी। गरीब की दुआ उस पर चली गोली को रोक लेगी। वो उस शमशीर को कुंद कर देगी जो उसकी गर्दन काटने पर आमादा होगी। वो उस तेजाब को पानी बना देगी जिसमें उसको जिंदा गर्क कर दिया जाएगा। वो जहन्नुम की उस आग को ठंडा कर देगी पकड़े जाने पर जिसमें उसे जलना होगा। हाँ, बड़े ढीठ हो यार। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। खुशकिस्मत है वो शख्स, वो सोहल, जिसके कि तुम जैसे कदरदान हैं। बाप, इस वक्त हम माहिम काजवे से गुजर रहे हैं। अभी भी कुछ सोचा है कि नहीं कि किधर जाने का है? पहले पुल पार कर लो, फिर कहीं किसी सिगरेट वाले की दुकान पर रोको। पाइप में तंबाकू खत्म हो गया है और अपना तंबाकू का पैकेट मैं पता नहीं कहाँ भूल आया हूँ। ठीक ठीक। और थोड़ी देर बाद माहिम जंक्शन के करीब उसने एक टोबैको शॉप पर टैक्सी रोकी और फिर विमल के कहने पर वहीं भीतर से तंबाकू का पैकेट खरीद कर लाया। विमल ने पाइप में फिर से तंबाकू भरा और उसे सुलगाया। अब? विक्टर बोला। अभी जरा यहीं ठहरो। विमल बोला। जरा थोड़ी देर मुझे पाइप का आनंद लेने दो। कोई वांदा नहीं बाप। कहाँ के रहने वाले हो? इधर का ही है बाप। टैक्सी के धंधे में कब से हो? जब से होश संभाला है। पहले क्लीनर बना, फिर किराए की टैक्सी लेकर ड्राइवर बना, फिर अपनी टैक्सी बनाई। फिर तो बम्बई से अच्छी तरह से वाकिफ होगे। अक्खी बम्बई से वाकिफ हूँ बाप। कोई स्याह सफ़ेद धंधा भी छुपा नहीं होगा, जरा भी नहीं। बम्बई में प्रोस्टिट्यूशन का बहुत जोर है। सुना है टैक्सी वाले भी इसी धंधे में शामिल हैं। कैसे? दलाल बनके? नक्को, सब नहीं। लेकिन मैंने तो सुना है कि... गलत सुना बाप। अब कोई बाई पैसेंजर के तौर पर टैक्सी में बैठ जाए तो उसे उतार तो कोई नहीं देता। अब इतने से ही तो कोई टैक्सी ड्राइवर भाई उसका दलाल नहीं हो गया। तुम किस गिनती में आते हो? अपन दलाल नहीं है, वो तमक्कर बोला। यानी कि दूसरी तरह के ड्राइवर हो, जिसकी टैक्सी में कोई बाई आन बैठे तो जो उसे उतरने को नहीं बोलता। क्या कहना मांगता है बाप? मुझे एक बाई की तलाश है, बहुत सख्त तलाश है, फौरन तलाश है। मुझे उसका नाम नहीं मालूम, कोई पता ठिकाना नहीं मालूम,
लेकिन इतना यकीनी तौर से मालूम है कि वो धंधा करती है और शक्ल से बहुत खूबसूरत है। शक्ल देखी? सिर्फ तस्वीर में, क्लोजअप। कौन सा अप? क्लोजअप, नज़दीक से खींची गई तस्वीर, सिर्फ चेहरे की तस्वीर। तलाश काहे वास्ते है? क्योंकि एक ऐसा शख्स उसका पक्का ग्राहक है जिसकी की मुझे सख्त तलाश है। यानी कि तलाश तुम्हारे को बाई की नहीं, बाई के जरिए उसके एक खास ग्राहक की है। हाँ, तस्वीर में जो देखा वो याद है? हाँ, तकरीबन। बोलो। विमल ने उस लड़की का हुलिया बयान किया जिसकी तस्वीर उसने एयरपोर्ट से अपने पीछे लगे उस शख्स की बटुए की पिक्चर विंडो में देखी थी, जिसका नाम अब उसे मालूम था कि विनोद शिंदे था। बाप, ये तो बढ़िया माल का हुलिया है, विक्टर बोला। अगर इसकी बॉडी भी थोड़े से मैच खाती हुई हुई तो ये तो हाई क्लास बाई होएगा। तो ऐसी छोकरी के ग्रांट रोड, कांग्रेस हाउस या कैनेडी ब्रिज पर मिलने का जास्ती चांस है। ग्रांट रोड तो मुझे मालूम है, ये कांग्रेस हाउस और कैनेडी ब्रिज कहाँ है? ग्रांट रोड के करीब ही है दोनों जगह, चौपाटी के बाजू में, डेवी मार्ग के थाने के अंदर। अगर वहाँ इस घड़ी लड़की को तलाश करने की कोशिश की जाए तो कामयाबी की कोई उम्मीद? ऐसी तलाश के लिए फिट वक्त है ही ये बाप। बढ़िया, फिर तो फौरन चौपाटी चल भाई। विमल फॉकलैंड रोड पर विक्टर की टैक्सी में बैठा पाइप के कश लगा रहा था और भरपूर कोशिश कर रहा था कि उसकी धीरज का बांध न टूटे। कोई 2.5 घंटे वीटी स्टेशन से लेकर चौपाटी तक के कई गली कूचों की खाक विक्टर ने उसे छनवाई थी, लेकिन नतीजा 0 निकला था, जो कि कोई हैरानी की बात नहीं थी। लड़की उस रोज छुट्टी मना रही हो सकती थी। वो बम्बई के वहां से एन दूसरे किसी सिरे पर किसी ग्राहक को एंटरटेन कर रही हो सकती थी। वो वहीं कहीं किसी होटल के कमरे में ग्राहक के साथ बंद ऑल नाइट सेशन में मशगूल हो सकती थी। और 100 बातों की एक बात ये कि उसकी सूरत ही उसकी तस्वीर से मिलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो तस्वीर पता नहीं कितनी पुरानी थी, जिसकी एक झलक ही तो उसने देखी थी। और फिर तस्वीर में देखे और उसके द्वारा बयान किए हुलिये में भी फर्क हो सकता था। दुरूह काम था उस लड़की का मिलना, लेकिन शिंदे से संपर्क का और कोई सूत्र भी तो फिलहाल उसके सामने नहीं था। तभी विक्टर वापस लौटा। विमल ने आशापूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखा। एक बाई, विक्टर बोला, इधर दिखाई तो पड़ी है उस सूरत वाली, लेकिन? क्या लेकिन? विमल उतावले स्वर में बोला। मेरे को उससे कोई बात करने का मौका नहीं मिला। उससे पहले ही वो एक ग्राहक से फिट हुई और चल दी। कहाँ चल दी? चल दी तो उसके पीछे जाना था। गया था बाप, विक्टर आहत भाव से बोला। अब इतना भी इडियट नहीं अपन। ओह सॉरी सॉरी विक्टर, मैं खामखा कड़क बोल गया। वो क्या है कि? कोई वांदा नहीं बाप, अब आगे बोल। यही अलंकार सिनेमा के बाजू में एक होटल है, वो उसकी कमरा नंबर 205 में अपनी ग्राहक के साथ गईली है। ऐसा ही होटल है वो। अभी वहीं होगी वो? अभी तो पहुंची है, इतनी जल्दी किधर चली जाएंगी? ग्राहक क्या जाने देगा? मुझे वहां लेके चल और दुआ कर कि वो लड़की वहीं हो, वरना अब मेरे में तो भगदड़ की और हिम्मत रही नहीं। वो होटल करीबी है, इसलिए टैक्सी इधर ही छोड़ के जाने का है। विमल टैक्सी से निकला। बाप, विक्टर बोला, रात का टाइम है, खराब इलाका है। ये पाइप, ये फैंसी हैट, ये काला चश्मा लगा के चलेगा तो सबकी निगाह तेरे ऊपर ही होंगी। क्या? विमल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने तीनों चीजें टैक्सी में डाल दी और विक्टर के साथ हो लिया। खराब होटल है, रास्ते में विक्टर बोला। उधर फी घंटा के रेट से भी कमरा मिलता है, इसलिए मालिक अकेले आदमी को कमरा नहीं देता। कमरा खाली भी होगा तो बोल देगा कि खाली नहीं है। तो एक बाई पकड़ने का। अगर वो लड़की वो ना निकली जिसकी कि हमें तलाश है, तो बाई का पैसा वेस्ट, होटल का पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। दोनों होटल के करीब पहुंचे। इधर ही ठहरना बाप, विक्टर बोला। अपन अभी आया, जल्दी जल्दी आना। बस गया कि आया। विमल ने सहमति में सिर हिलाया और फिर प्रतीक्षा करने लगा। विक्टर लौटा तो उसके साथ एक स्कर्टधारी ठीक ठाक शक्ल और फिगर वाली क्रिश्चियन छोकरी थी। 500, विक्टर उसके कान में फुसफुसाया। 100 कमरे के। विमल ने उसे 600 रुपये दिए। विक्टर ने लड़की को 500 रुपये सौंपे और उसे विमल के पास खड़ी करके
लंबे डग भरता होटल में दाखिल हो गया। लड़की विमल को देखकर मुस्कुराई और फिर उसने बड़ी अदा से उसके कंधे पर अपनी बाह रखी। विमल ने झटक कर उसकी बाह हटाई और डपट कर बोला, ठीक से खड़ी हो। लड़की हकबकाई, उसके माथे पर पल पड़े। मेरा मतलब है, विमल नरमी से बोला, चलती सड़क है, अभी होटल में पहुंच ले तो फिर वही करेंगे सब कुछ। बम्बई में नया आयला है? हाँ, तभी तो। क्या तभी तो? यहाँ तो चलती सड़क पर भी सब कुछ होता है। चुप कर, खामोश खड़ी हो प्लीज। तभी विक्टर वापस लौटा। रूम नंबर 201, वो बोला, सीधा पहुंच जाने का है, कोई नहीं रोकेगा। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। वो ग्राहक बाटली मंगाएला है जो कि 10 मिनट से पहले नहीं आएगा, फिर उसे सोडा नमकीन वगैरह की भी ज़रूरत होगी। समझ गया बाप? हाँ, अपन तुम्हेरे को इधर ही मिलेगा, बरोबर? विमल ने फिर हामी भरी और लड़की को साथ लेकर होटल की तरफ बढ़ा। वहाँ सारी सड़क पर उस जैसी लड़कियों की और उनके ग्राहकों और संभावित ग्राहकों की भरमार थी। लड़की के साथ सीढ़ियों के रास्ते वो निर्विघ्न दूसरी मंजिल पर पहुंचा। 201 नंबर कमरा गलियारे में सीढ़ियों के ऐन सामने था और उसका दरवाजा खुला था। तू इधर बैठ, विमल बोला, मैं अभी आया। फिर इससे पहले कि लड़की कोई वजह पूछती, वो वहां से बाहर निकला। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और गलियारे में आगे बढ़ा। वो 205 के दरवाजे पर पहुंचा। उसने एक उंगली के धक्के से दरवाजे को ट्राई किया तो पाया कि वो भीतर से बंद था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या है? भीतर से लड़की की आवाज़ आई। बाटली, विमल बोला। वो तो पहुंच गई, मालूम, बाकी सामान लाया है, सोडा नमकीन फैंसी गिलास। कुछ क्षण खामोशी रही। ठहर जा। फिर मर्दानी आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और बढ़िया सफारी सूट में सजा धजा एक अधेड़ावस्था का व्यक्ति चौखट पर प्रकट हुआ। विमल को देखकर वो सकपकाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, विमल ने उसे वापस कमरे में धकेला और स्वयं भी भीतर दाखिल होकर दरवाजे को पांव की ठोकर से बंद कर दिया। लड़की पलंग पर लेटी हुई थी। विमल पर निगाह पड़ते ही उसके मुंह से चीख सी निकली और उसने पलंग की एक चादर को अपने ऊपर खींच लिया। कौन है भाई तू? सफारी सूट वाला झिझकता सा बोला। जवाब में विमल ने ऐसी कहर भरी निगाहों से उसे घूरा कि वो तत्काल परे देखने लगा। तू तो बोलती थी। फिर वो लड़की से बोला कि इधर सेफ्टिया था, ये इधर घुस आया तो ये सेफ्टिया हुआ। पता नहीं कौन है ये, लड़की निडर भाव से बोली, लेकिन ये अभी का अभी इधर से बाहर जाएगा। तेरे को फिक्र नहीं करने का है, मैं अभी मालिक को बोलती हूँ। ग्राहक के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। तब तक विमल को ये विश्वास हो चुका था कि वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसने शिंदे के पर्स में देखी थी। कैसे बोलेगी मालिक को? विमल सर्द स्वर में बोला। यहीं से गला फाड़ के चिल्लाएगी या नीचे जाके बोलेगी इसी हाल में? कौन हो तुम? लड़की पूर्वता निडरता से बोली। क्या चाहते हो? इससे कितने पैसे लिए? तुम्हारे से मतलब? कितने पैसे दिए? वो ग्राहक से बोला। 1000 रुपये, ग्राहक हकलाता सा बोला। विमल ने जेब से 100 के 10 नोट बरामद किए और उन्हें जबरन ग्राहक के सफारी सूट की ऊपरली जेब में खोसता हुआ बोला, ये ले और जाके कोई और लड़की तलाश कर। लेकिन मेरे भाई, अभी तेरे पास चॉइस है। चॉइस? पाँव पाँव चल के जाने की। देर करेगा तो ले जाया जाएगा। ले जाया जाऊंगा? वो हक पकाया सा बोला। स्ट्रेचर पर। मैं जाता हूँ। मैं तुझे बधाई देता हूँ वक्त रहते सही फैसला करने की। वो बिना लड़की की तरफ निगाह उठाए दरवाजे के करीब पहुंचा। ठिठका। उसने दरवाजे के करीब ही एक टिपाई पर पड़ी अरिस्टोक्रेट की बोतल की तरफ देखा। विमल ने आगे बढ़कर वो बोतल उठाई और उसे थमा दी। वो दरवाजे से बाहर निकल गया तो उसने दरवाजे की भीतर से चिटकनी चढ़ा दी। तो ये बात है? लड़की बोली। क्या बात है? विमल सरल स्वर में बोला। तेरा दिल आ गया है मेरे पर। ठीक पहचाना, यही बात है। अब बोल, क्या कहता है? वो बोली। बोलता हूँ। बोल। उठ के कपड़े पहन। क्या बहरी है या ऊंचा सुनती है? ठहर जा, मस्करी मारता है अपनी अम्मा के साथ। विमल उसके करीब पहुंचा। तूने मुझे गाली दी? वो अपलक उसे देखता हुआ बोला। हरामी कहा? हरामी का पिल्ला कहा। अब तू बोल,
तू बहरा है या तू ऊंचा सुनता है? वाहे गुरु, विमल होठों से बुदबुदाया। मेरी खता बख्शना। अब बुड़बुड़ क्या करता है साले? विमल ने बायां हाथ बढ़ाकर उसे बालों से पकड़ा और उसका सिर ऊंचा करके झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। नतीजतन लड़की के सिर ने यूं झटका खाया जैसे गर्दन से टूटकर गिर जाने वाला हो। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और हौले हौले विमल की उंगलियों की छाप उसके गाल पर गहरी होने लगी। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन विमल की कहर बरपा आंखों से आंखें मिलते ही फौरन ख्याल छोड़ दिया। अब निडरता की जगह उसकी आंखों में भय की छाया तैरने लगी। उसने झांपड़ से तपते अपने गाल को अपनी उंगलियों से सहलाया और दबे स्वर में बोली, बाल छोड़। छोड़ता हूँ, विमल बोला, लेकिन पहले एक बात सुन, समझ। क्या? मैं तेरा ग्राहक नहीं। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। इसलिए उठ के कपड़े पहन। जो लड़की कुछ क्षण पहले आमंत्रण की मुद्रा में उसके सामने बैठी थी, अब वो अपने जिस्म को चादर में लपेटकर उठी और उसने बाथरूम में जाकर कपड़े पहने। साड़ी ब्लाउज पहने वो बाथरूम से निकली। बैठ, विमल बोला। वो सकुचाई सी पलंग पर बैठ गई। अब वो पहले जैसी लाल मिर्च नहीं लग रही थी। विमल का रोब अब उस पर पूरी तरह से गालिब था। विमल उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, नाम क्या है तेरा? कोमल। यही तेरा असली नाम है? मेरा मतलब है शिंदे तुझे इसी नाम से जानता है। शिंदे? विनोद शिंदे, तेरा फैन, तेरा एडमायरर, तेरी स्टेडी कस्टमर। तो तुम शिंदे को जानते हो? हाँ, मेरा असली नकली एक ही नाम है, कोमल। गुड। शिंदे तेरे पर बहुत दिल रखता है। पर्स में तेरी तस्वीर रखता है, मालूम? उसने सहमति में सिर हिलाया। मुझे शिंदे का पता चाहिए। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अपने ऐसे कदरदान का पता तुम्हें मालूम होगा। तुम्हें शिंदे का पता क्यों चाहिए? है कोई वजह? वजह जाने बिना मैं पता नहीं बता सकती। यानी कि तुम इतना तो मानती हो कि तुम्हें उसका पता मालूम है। वो तो है, लेकिन कोई और होता तो मैं इतना भी ना मानती। तो मैं ये भी ना मानती कि मैं शिंदे को जानती हूँ। उसने अनजाने में फिर अपने दहकते गाल को छुआ। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुम कौन हो? समझ लो कि शिंदे का दोस्त। ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त का पता नहीं जानता। सी व्यू होटल वाला पता जानता था, मौजूदा पता नहीं जानता। तुम बताओ, तुम्हें शिंदे का पता क्यों चाहिए? बताऊंगा, वादा। लेकिन पहले तुम बताओ, तुम क्यों शिंदे का पता नहीं बताना चाहती? उसने मना किया है। क्यों? वो रेस खेलता है। पैसे से तो पहले ही तंग रहता था। 6 महीने पहले नौकरी छूट जाने से और तंग हो गया। कमाई रही नहीं, जो पल्ले था सब उड़ा दिया। सुधरा फिर भी नहीं। न रेस कोर्स जाना छोड़ा, न मेरे पास आना छोड़ा। उम्मीद थी कोई घोड़ा लग जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। घोड़ा तो लगा नहीं, कर्जा और बढ़ गया। 4 महीनों में 4 लाख का कर्जाई हो गया। अब छुपता फिर रहा है। जिससे कर्जा लिया वो उसको तलाश करते फिर रहे हैं। तुम्हारी तरह मेरे पास भी आए थे उसका पता पूछने, पर मैंने बोल दिया मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने विश्वास कर लिया। कर ही लिया। एक बात बोलूं? बोलो। आज तक कोई तुम्हारी तरह मेरे साथ पेश नहीं आया। यानी कि पहले कभी किसी ने तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाया? उठाया, कई बार उठाया। कई जनों ने उठाया। हड्डी पसली तोड़ने में कसर न छोड़ी। तभी तो इस धंधे में पड़ी। लेकिन आज की माफिक मैं किसी से डरी नहीं थी। मैंने तुम्हारे थप्पड़ से उतना खौफ नहीं खाया जितना तुम्हारी आंखों से खाया। ऐसा क्या देखा तुमने मेरी आंखों में? विमल उपहासपूर्ण स्वर में बोला। या अभी भी देख रही हो? अब तो नहीं देख रही, लेकिन पहले। कोमल के शरीर ने झुरझुरी दी। पहले तुम्हारी आंखों में मुझे ऐसा हिंसक भाव दिखाई दिया था जैसे तुम अकेले ही सारी दुनिया तबाह कर देने की ताकत रखते हो। ऐसा नहीं होता है। कंपनी से हो? कंपनी? कौन सी कंपनी? यानी कि नहीं हो। होती तो जानते होते। कौन सी कंपनी? हम विषय से भटक रहे हैं। तुम्हें शिंदे का पता बताने से कोई लफड़ा तो नहीं हो जाएगा? वो मेरे से खफा तो नहीं हो जाएगा? जरा भी नहीं, बल्कि वो बहुत खुश होगा। आखिर उसके फायदे की बात है। क्या? जाने बिना पता नहीं बताओगी? क्या फायदे की बात है? यानी कि अभी तुम मुझे खामखा ही हवा दे रही थी
कि तुम मेरी आंखों से डर गई। वो खामोश रही। ठीक है, पहले ही सुनो। शिंदे का घोड़ा लग गया है। घोड़ा भी ऐसा लगा जिसने 1 पर 18 का भाव दिया। मेरी कमीशन निकाल के समझो कि कोई 6 लाख रुपए जीता है वो। सच कह रहे हो? वो अविश्वासपूर्ण स्वर में बोली। हाँ, और क्या मैं पागल हूँ जो उसे ढूंढता फिर रहा हूँ? तुम कौन हो? मैं उसका बुकी हूँ। उसका रोकड़ा मेरे पास है जो कि मेरे को उसको पहुंचाना मांगता है। वो तुमसे भी अपना पता छुपा कर रखता है। इडियट है साला। अगर शिंदे तुम्हें अभी मिल जाए तो तुम अभी उसी 6 लाख रुपए दे दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? फिर तो उसके सब संकट टल गए। फिर तो अब उसे उन मवालियों से डरने की जरूरत नहीं जिनका उसने पैसा देना है। दुरुस्त। और कर्जा चुकाने के बाद उसके पास अभी इतना पैसा बाकी होगा कि वो तेरे से शादी बना सकेगा। वो ऐसा बोला? हाँ, कई बार बोला। देख, विमल बड़ी आत्मीयता से बोला, घोड़ों के साथ ऐसा ही होता है। जो लोग रेगुलर रेस खेलते हैं उनकी तकदीर जब पलटा खाती है तो एक के बाद एक घोड़ा लगता चला जाता है। अभी देखना, रेस के इस सीजन के खत्म होते ही शिंदे मालामाल हो चुका होगा। मालामाल? हाँ, मालामाल। तू कड़के से शादी नहीं करना चाहती थी ना? मैं ऐसा कब बोली? बोली, बराबर बोली। लेकिन तू वो बातें छोड़ और बोल, शिंदे कहाँ है? विक्रोली में। विमल का मन वितृष्णा से भर गया। इस इलाके के मुकाबले में वो बंबई के दूसरे सिरे का नाम ले रही थी। वह कहाँ? प्रत्यक्षता वो बोला, वहाँ उसके एक दोस्त का फ्लैट है जो कि लोकेशन शूटिंग पर मॉरिशस गया हुआ है। डायरेक्टर का असिस्टेंट है वो। अभी 1 महीने में लौटेगा। तू मुझे वहाँ लेके चल सकती है? वो हिचकिचाई, लेकिन फिर तत्काल ही उसने हामी भर दी। अभी? उसने फिर हामी भरी। विमल ने शांति की गहरी सांस ली। दाता तेरे रंग न्यारे। वो 2 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग वाला फ्लैट निकला जिसे बंबई की महंगाई के लिहाज से बढ़िया ही कहा जा सकता था। फ्लैट के एक बेडरूम को फ्लैट का मालिक ताला लगाकर गया था। बाकी फ्लैट शिंदे के हवाले था। विमल को आया देखकर, कोमल के साथ आया देखकर वो भौचक्का रह गया। विक्टर ने नीचे टैक्सी में ही बैठना पसंद किया था। बाप तू? वो हक्का बक्का सा बोला। तू यहाँ? विमल मुस्कुराया। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। वो अपने दोनों हाथ यूं छत की तरफ उठाता हुआ बोला जैसे इबादत कर रहा हो। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। हेलो शिंदे, विमल बोला। मैं अपना नाम कब बोला? वो हकबकाया। पता भी कब बोला? वो तो ज़रूर। उसने कोमल की तरफ देखा। इसको किधर से ढूंढा? किसको? कोमल को। इसका नाम भी जानता है? बाप, तो वाकई बाप है, बड़ा बाप है। तो पीर पैगंबरों वाली सलाहियत वाला आदमी है। तो कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ नहीं किया है, सिर्फ गणपति बप्पा ने तेरी वो प्रार्थना कबूल की है कि मेरा इरादा बदल जाए तेरे हक में। यानी कि बदल गया, ऐसा ही समझ ले। सच्चे दिल से की प्रार्थना ज़रूर कबूल होती है। तूने आज सुबह प्रार्थना की और देख ले, अभी आज की तारीख भी नहीं बदली कि तेरी प्रार्थना कबूल भी हो गई। वाह, आज वैसा मुबारक दिन याद नहीं इस नामुराद जिंदगी में कब आया था, आया भी था या नहीं। विनोद, कोमल चहकी। अभी वो बढ़िया खबर तो सुन ले जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ लाई हूँ। यानी कि अभी बढ़िया खबर और भी है? और भी है क्या मतलब? कोमल उलझनपूर्ण स्वर में बोली। अभी बढ़िया खबर सुनी कहाँ है तूने? खबर तो सुन ली और देख भी ली, लेकिन तू बोल, तू क्या कहना चाहती है? खबर सुन ली, देख ली, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? अब बोलेगी भी कुछ? तेरा घोड़ा लग गया है। घोड़ा लग गया है? कौन सा घोड़ा लग गया है? वो सब मैं बताऊंगा, विमल जल्दी से बोला। बहुत वक्त है हमारे पास, है ना? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अक्खी रात अपनी है। इसकी भी? विमल अर्थपूर्ण स्वर में बोला। इसकी? ओह कोमल मेरी जान, बेडरूम में जा। क्यों? चेंज के तौर पर आज रात अकेली सोकर देख, फिर सुबह बताना कैसा लग गया तजुर्बा। लेकिन या फूटूं? ये तू कह रहा है? साले हलकट, आधी रात को मुझे फूटने को कह रहा है? तू वो ही विनोद शिंदे है ना जो हर घड़ी मेरे तलवे चाटने का ख्वाहिशमंद रहता था? मैं अभी भी ख्वाहिशमंद हूँ तेरे तलवे चाटने का, लेकिन तू इधर आ। शिंदे ने आगे बढ़कर
जबरन उसकी बाह पकड़ी और उसे पिछवाड़े के उस गलियारे में ले गया जिसमें फ्लैट के दोनों बेडरूमों के दरवाजे थे। दोनों एक बेडरूम में दाखिल हुए तो वो विमल को दिखने बंद हो गए। विमल एक सोफा चेयर पर ढेर हो गया और अपना पाइप तैयार करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा बंद होने की आवाज़ आई और फिर शिंदे वापस ड्राइंग रूम में लौटा। अब वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, शिंदे बोला। गोली खा के सोती है, मैं डबल डोज दे आया, दोपहर से पहले नहीं उठने वाली। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। बाटली मारता है बाप? विमल ने घूर कर उसे देखा। यूं ही पूछा। शिंदे बौखलाया सा बोला, मेजबान के तौर पर, तकल्लुफ के तौर पर। अभी अहम काम क्या है तेरे सामने? बाटली मारना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ चीयर्स बोलने के लिए ही मेरे पीछे लगा था तो ले आ। सॉरी। मेरे तक कैसे पहुंच गया? कोमल तक ही कैसे पहुंच गया? वो एक लंबी कहानी है, वो भी चंद घंटों में। कुछ और लोग भी मेरी तलाश में हैं, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुंच पाए, जबकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, कोमल के बारे में सब कुछ जानते थे, मेरे और कोमल के ताल्लुकात की बाबत सब कुछ जानते थे। जो काम वो दिनों में न कर सके तूने घंटों में कर दिखाया। कैसे किया बाप? बोला ना, ये लंबी कहानी है। घोड़े का क्या चक्कर है? कौन सा घोड़ा लग गया मेरा? वो भी उसी लंबी कहानी की एक साइड स्टोरी है, लेकिन फिर भी शायरी की तरह किस्सा गोई का भी बहुत शौकीन मालूम होता है। वाहियात बातों की खातिर मेन मुद्दा छोड़ सकता है, ठीक? शिंदे ने जोर से थूक निकली। मैं यहाँ कुछ सुनाने नहीं, कुछ सुनने आया हूँ। दिन में तू भी मुझे कुछ सुनाने का ख्वाहिशमंद था, ना कि कुछ सुनने का। भूल गया? नहीं। गुड। एक बात और भी याद रख, अक्खी रात यहीं खोटी करने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं समझ गया बाप, मैं समझ गया। दैट्स गुड न्यूज़। बाप, तू खाली सोहल है। तू शट अप। शिंदे ने फिर थूक निकली। मेरा नाम कौल है, अरविंद कौल, दिल्ली की गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम की कंपनी का मुलाजिम। ये बात आइंदा याद रख पाएगा? हाँ हाँ। क्या नाम है मेरा? कौल, अरविंद कौल। मेरा और कोई नाम नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या जानता है मेरे बारे में? कुछ नहीं। कुछ बताएगा भी तो नहीं जानूंगा, तभी भूल जाऊंगा। गुड। लेकिन बाप, वो डरता हुआ बोला, तू है तो सोहल ही ना? विमल के चेहरे पर कोई भाव ना आया, उसने कोई उत्तर भी ना दिया। शिंदे के चेहरे पर संतोष के भाव आए। विमल का सोहल होने से इनकार न करना भी उसके लिए पर्याप्त सांत्वना थी। मेरे से जुदा होने के बाद, विमल बोला, वापस एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था? अपने उस सईद लाला की तलाश में? नहीं पहुंचा था, शिंदे बोला। क्यों? जितना मैं तेरे साथ टेम खोटी किया था, उतने में उधर ऐसी 3 फ्लाइट लैंड हो चुकी थी जिन पर सईद लाला आया हो सकता था। तब वापस उधर जाना टाइम वेस्ट करने जैसा काम था। यानी कि तूने उसका पीछा करना छोड़ दिया? अब तो छोड़ ही दिया। अब मुझे उसकी क्या ज़रूरत है? जिसको मर्सिडीज़ मिल गई हो, वो भला मारुति की ख्वाहिश क्यों करेगा? मर्सिडीज़ ना मिलती तो क्या करता? तो कल फिर उस आदमी से कांटेक्ट करता जो मुझे सईद लाला के प्रोग्राम की बाबत बताइला था। वो बोलता वो अभी नहीं आया तो कल दूरबीन के साथ फिर एयरपोर्ट पर पहरा देता। बोलता आ गया है तो उसी के जरिए उससे मिलने की कोशिश करता। तू कहता है, तेरी माशूक कहती है, कोई मवाली अक्खी बम्बई में तुझे ढूंढ रहे हैं। एयरपोर्ट बम्बई में नहीं है, या वो इतने अहमक हैं कि उन्हें एयरपोर्ट का ख्याल नहीं आता? बरोबर ख्याल है उन्हें एयरपोर्ट का बाप, मेरे को खुद मालूम। पर वो डिपार्चर पर ही निगाह रखते हैं, ताकि अगर मैं प्लेन के जरिए बम्बई से खिसकने की कोशिश करूं तो उनकी निगाह में आ जाऊं। अराइवल वाली साइड की तरफ उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। उनकी निगाह में अराइवल वाली साइड में भला मेरा क्या काम? ओह, यानी कि तेरी याददाश्त करारी नहीं, भेजा भी मजबूत है। तारीफ का शुक्रिया बाप। अब बोल, क्या माजरा है? बाप, दिन में तो तू मेरी बात की तरफ कान करने को तैयार नहीं था। वर्का लिख के दिया तो बिना पढ़े फाड़ के फेंक दिया। अब मेरे को ढूंढता यहाँ पहुँच गया। ढूंढा भी ऐसे जैसे पाताल से खोज निकाला हो। विमल ने जवाब ना दिया। यानी कि अब तुझे यकीन आ गया है कि मेरे पास सच में ही कंपनी का 10 करोड़ रुपया पार करने की स्कीम है? नहीं। नहीं? शिंदे हैरानी से बोला। नहीं। तो फिर? मेरे भाई,
कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं इंसानी जिंदगी में कि उम्मीद के खिलाफ भी उम्मीद करनी पड़ती है। जवाब में शिंदे कुछ न बोला, लेकिन उसके चेहरे से उलझन के भाव न गए। विमल खामोशी से पाइप के कश लगाता उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। बाप, आखिरकार शिंदे बोला, बोलता तो मैं हूँ, लेकिन जो बातें मैं कहना चाहता हूँ उनमें कुछ ऐसी हैं जिनकी अहमियत को तू तभी समझ पाएगा जबकि तू माने कि तू सोहल है। कौन सी बातें हैं वो? शिंदे ने एक आह से भरी, एक क्षण असहाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर कहना शुरू किया। बाप, तेरे को मालूम है कि कभी कंपनी के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए उनकी एक एरिक जॉनसन नाम की कंपनी हुआ करती थी, जिसमें कि तू, मेरा मतलब है सोहल, अकाउंटेंट की नौकरी किया करता था। उसने आशापूर्ण नेत्रों से विमल की ओर देखा, लेकिन उसे उत्तर देने का इच्छुक न पाकर आगे बढ़ा। आज की तरह तब भी कंपनी का मेन धंधा नारकोटिक स्मगलिंग था, जो कि एरिक जॉनसन नाम की पीतल और हाथी दांत का सामान एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी की ओट में चलता था। और तब जिसके इलाहाबाद वाले ब्रांच ऑफिस में सोहल मुलाजिम था। गाजीपुर में जो अफीम की सरकारी फैक्ट्री है, तब उस तक पहुंचने वाली 1/3 से ज़्यादा अफीम वहां पहुंचने से पहले या अफीम का डोडा उगाने वाले लाइसेंस शुदा काश्तकारों के उसे वहां पहुंचाने के बाद फैक्ट्री के कर्मचारियों या सिक्योरिटी वालों से एरिक जॉनसन कंपनी हथिया लेती थी, जिसकी कि बनारस में अफीम से मार्फिन और मार्फिन से हेरोइन बनाने की अपनी फैक्ट्री थी, जहां से कि ये मादक पदार्थ एरिक जॉनसन कंपनी के हाथी दांत और पीतल के सामान में बड़ी चतुराई से छुपाकर बलिया, मोतिहारी और रक्सौल के रास्ते पहले नेपाल और फिर वहां सारे एशिया और सेंट्रल यूरोप में फैलाए जाते थे। बनारस की उस फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों की गद्दारी और उनके लालच की वजह से उस फैक्ट्री की खबर पुलिस को लग गई थी। नतीजतन फैक्ट्री का करोड़ों का माल पकड़ा गया था। फैक्ट्री तबाह हो गई थी और कंपनी के नारकोटिक्स ट्रेड के यूपी के उस चार्टर को वहीं बंद कर देने के लिए एरिक जॉनसन कंपनी को भी बंद कर दिया गया था। कंपनी के कुछ विश्वास पात्र मुलाजिम, जैसे उसका तब का मैनेजर ज्ञान प्रकाश डोगरा, कंपनी की छत्र छाया में बंबई बुला लिए गए थे। कुछ को कंपनी की वैसी ही नीमच में चलती फर्म में भेज दिया गया था और बाकियों को 3-3 महीने की तनख्वाह देकर रिटायर कर दिया गया था। जैसे गाजीपुर की सरकारी अफीम फैक्ट्री के सदके कंपनी का नशे का कारोबार बनारस और इलाहाबाद से चलता था, वैसे नीमच की सरकारी अफीम फैक्ट्री के जरिए वो कारोबार भोपाल से चलता था। लेकिन एरिक जॉनसन कंपनी तो वहाँ भी बंद कर दी गई थी। वैसा बाद में हुआ था। बाद में तब हुआ था जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जासूसों की दिल्ली से गई टीम ने बनारस की फैक्ट्री पर पड़े छापे के बहुत अरसे बाद उस कारोबार को एरिक जॉनसन कंपनी से लिंक अप किया था। उसकी इलाहाबाद वाली ब्रांच बंद होने के काफ़ी देर बाद तक बम्बई में और भोपाल में एरिक जॉनसन कंपनी चलती रही थी। कहने का मतलब यह है कि बाद में जब सरकारी अमले के हाथ भोपाल और बम्बई तक पहुंचने के आसार नजर आने लगे थे, तो कोई ठोस सरकारी कदम उठाने से पहले ही कंपनी के तब बादशाह राज बहादुर बखिया ने एरिक जॉनसन कंपनी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। ऐसे पुख्ता कदम उठाए थे कि सरकारी अमला 7 जन्म लगा रहता तो उसका संबंध कंपनी से या बखिया से न जोड़ पाता। तुम इतनी बारीक बातें कैसे जानते हो? बाप, अभी 6 महीने पहले तक मैं खुद कंपनी का मुलाजिम था। कंपनी का नहीं, होटल का मुलाजिम, महज रिसेप्शन क्लर्क। बाप, वो होटल कंपनी का हेडक्वार्टर है। ये बात अक्खी बम्बई को मालूम है। वहाँ आँख और कान खुले रखे जाएं तो क्या नहीं जाना जा सकता? विमल ने बड़ी संजीदगी से असहमति में गर्दन हिलाई। कंपनी के लोग भी मेरे वाकिफ थे, प्यादे डेविड जैसे। अब तो ये कहे कि तेरी वहाँ के ओहदेदारों तक भी पहुँच थी तो? बाप, तू जास्ती बात सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं जास्ती नहीं बोलता। लेकिन तू मेरे को ये बता कि अब तक जो कुछ मैं बोला वो गलत है? विमल ने उत्तर न दिया। मैं बोला, तू उधर पेस्टन जी नौशेरवान जी घड़ीवाला के नाम से अपनी फर्जी फैमिली के साथ होटल सी व्यू के 608 नंबर कमरे में ठहरा था। ये गलत है। बाद में डोंगरे ने तेरी फर्जी फैमिली को थाम लिया था, जिसे तूने इकबाल सिंह की बीवी लवलीन के बदले में छुड़ाया था। ये गलत है। तभी यूं ही तुकाराम को छुड़ाया था,
ये गलत है। तू तो वाकई बहुत कुछ जानता है। आंख और कान खुले रखे जाएं तो बहुत से भी ज़्यादा कुछ जाना जा सकता है। मैं पहले ही बोला। शिंदे खुश था कि उस बार उसे वो विरोध सुनने को नहीं मिला था कि उसके सामने बैठा शख्स सोहल नहीं था। अब आगे बढ़, विमल बोला। आगे किस्सा यूं है कि गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, नीमच और भोपाल में हुई करारी चोटों के बावजूद कंपनी ने अपना नारकोटिक्स का धंधा न तब छोड़ा था न आज तक छोड़ा है। कोई फर्क आया था तो ये कि एरिक जॉनसन कंपनी का नाम सुवेगा इंटरनेशनल हो गया था और उसका सुपर डिलक्स ऑफिस होटल सी व्यू की जगह कफ परेड की एक इमारत में कंपनी के बड़े ओहदेदार रतनलाल जोशी की देखरेख में खुल गया था और कदरन छोटा ब्रांच ऑफिस जैकब सर्कल पर एक और ओहदेदार कांति देसाई की देखरेख में खुल गया था। लेकिन तुम्हारी मेहरबानी से कफ परेड में कंपनी का अभेद वॉल्ट खुल गया, जिसकी जिम्मेदारी खुद पर महसूस करते हुए रतनलाल जोशी ने आत्महत्या कर ली और जैकब सर्कल वाला ऑफिस बमे बिग बॉस कांति देसाई और तमाम स्टाफ बम से उड़ा दिया गया। यानी कि कंपनी के नारकोटिक्स ट्रेड के उस वक्त के हेड ऑफिस और लोकल ब्रांच ऑफिस दोनों का काम हो गया। फिर बखिया भी तेरे सोहल के हाथों मारा गया और कंपनी का टॉप बॉस इकबाल सिंह बन गया। इकबाल सिंह की बादशाहत के दौर में नारकोटिक्स ट्रेड जौहरी बाजार में स्थित प्रीमियर वॉल्ट सर्विस के नाम से जाने जाने वाले एक प्राइवेट वॉल्ट के जमींदोज लॉकरों में शिफ्ट हो गया। तूने उस अभेद वॉल्ट को भी भेज दिया और ऊपर बनी सुनारों की मार्केट लूट ली, तो कंपनी को वो ठिया भी कमजोर लगने लगा। यानी कि अब इस काम के लिए कोई और ठिया बना लिया है कंपनी ने। हाँ, और बाप, वो ठिया 3 in 1 ठिया है। क्या मतलब? मसलन पहले गाजीपुर की सरकारी फैक्ट्री अफीम हासिल करने का जरिया होती थी। बनारस वाले कंपनी के ठिये में उससे हेरोइन बनाई जाती थी और इलाहाबाद में एरिक जॉनसन के ऑफिस से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम किया जाता था। कंपनी के नए बादशाह व्यास शंकर गजरे के निजाम में, जो कि इकबाल सिंह से पहले उसके अंडर में कंपनी के नारकोटिक्स ट्रेड का ही इंचार्ज होता था। प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों काम एक ही जगह से होते हैं। कहाँ से? गजविलास फोर्ट से। ये कहाँ हुआ? ये है यहाँ से कोई 300 किलोमीटर दूर हरनाई और गुहागर के बीच में, समुद्र के एक उजाड़ किनारे पर। स्टेट हाईवे नंबर 40 करीबी सड़क है, जिससे आगे कोई 7 किलोमीटर तक एक न होने जैसी सड़क से गुजरकर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। वो सड़क एक जंगल में से गुजरती है और वो तकरीबन उजाड़ इलाका है। सरकारी नाम बाप उसका कोई नहीं, लेकिन वहाँ इलाके में आम जिक्र में वो किले वाली सड़क कहलाती है। वहाँ पहुँचने का दूसरा तरीका स्टीमर है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चलकर गुहागर बीच से होकर रतनगिरी तक जाता है। आसपास कोई आबादी नहीं। करीबी आबादी वहाँ से 9 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे पर है, जो कि छोटा सा असगांव नाम का कस्बा है। बाप, वो जगह आजकल कंपनी की प्रॉपर्टी है। अच्छा, कंपनी एक किले की मालिक है। वो एक टूटी फूटी उजाड़ जगह होती थी, जिसमें पुरातत्व विभाग ने भी कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। तुम्हारी जानकारी के लिए, महाराष्ट्र में ऐसे कम से कम 250 किले हैं, जिनमें से 2/3 के करीब अकेले शिवाजी महाराज ने बनवाए थे या उनकी मरम्मत करवाकर उन्हें किसी काबिल बनवाया था। ऐसे बहुत सारे किले पुरातत्व विभाग के कंट्रोल में हैं, लेकिन गजविलास फोर्ट जैसे भी कई किले हैं जो कि उजड़ी टूटी फूटी हालत में पड़े हैं और जिनमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं। उस किले में पहले एक डिस्टिलरी चलती थी, लेकिन वो बंद हो गई थी। इकबाल सिंह के वक्त में ही कंपनी ने वो बंद डिस्टिलरी खरीद ली थी और उसे फिर से चालू कर लिया था। बाप, अब उस डिस्टिलरी की ओट में उस किले में से कंपनी का मादक द्रव्यों का कारोबार चलता है। समुद्र और सड़क दोनों रास्तों से वहां अफीम पहुंचती है, जिससे वहां कोकीन, हेरोइन, LSD जैसे तमाम नशे तैयार किए जाते हैं और समुद्र के रास्ते ही दूर दराज तक पहुंचाए जाते हैं। वहां हेरोइन बनाने का काम इतने गोपनीय तरीके से चलाया जाता है कि सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अच्छा, वो सैकड़ों एकड़ जमीन में फैला हुआ किला है, जो कि एक पहाड़ी पर इस तरीके से बना हुआ है कि उसकी समुद्र की ओर की दीवार पहाड़ी तक ही सीमित न रहकर सीधी समुद्र में उतरती चली जाती मालूम होती है।
समुद्र से किले की दीवार के ऊपर बने परकोटे की ऊंचाई कम से कम 150 फुट है और वो परकोटे से पानी तक ऐसी सपाट दीवार बनी खड़ी है कि उस पर चढ़ पाना नामुमकिन है। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे जहन में उधर से ही चढ़ने का कोई तरीका है। बाप, और किसी तरीके से उस किले में चुपचाप दाखिल नहीं हुआ जा सकता। सड़क की तरफ से किले का जो रास्ता है उस पर सिक्योरिटी गार्ड्स का बहुत भारी पहरा रहता है। किसी अनजान आदमी के लिए उधर से किले में दाखिल हो पाना नामुमकिन है। लेकिन समुद्र की ओर की दीवार को क्योंकि अभेद माना जाता है, ये गारंटी मानी जाती है कि उधर किसी भी तरह से चढ़कर, कमंद डालकर या खूंटियां ठोककर कोई ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए उधर रखवाली के लिए कभी 2 से ज़्यादा गार्ड नहीं लगाए जाते। जब उधर से चढ़ना ही मुमकिन नहीं तो गार्ड ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी दिन में 1 और रात को 2 गार्डों की ड्यूटी वहाँ हमेशा होती है। आगे आगे पहले ये सुनने लायक बात है कि वहाँ हेरोइन की फैक्ट्री कैसे चलती है। उसमें भी कोई भेद है, बहुत बड़ा भेद है। वो भेद है कि डिस्टिलरी के कर्मचारियों को भनक तक भी नहीं है कि वहाँ शराब बनने के अलावा कोई और काम भी होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। वो बहुत बड़ी जगह है जिसके पूर्वी हिस्से में जहाँ डिस्टिलरी है, वो जगह किले के पूरे क्षेत्रफल का बड़ी हद 20% हिस्सा है। उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो डिस्टिलरी वाले हिस्से जैसा साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। उधर रास्ते में घने झाड़ झंखाड़ हैं और आगे ढलान है। उस रास्ते के बारे में ये भी प्रचलित है कि वहाँ सांप आम निकल जाते हैं। इस वजह से उधर कोई नहीं जाता। कोई उत्सुकतावशी चल दे तो कोई न कोई सिक्योरिटी गार्ड उसे टोक देता है। यानी कि उस पश्चिमी विंग में हेरोइन प्रोसेस करने की लैब चलती है। हाँ, लेकिन काम तो वहाँ आदमी के बच्चे ही करते होंगे। अगर वो डिस्टिलरी के कर्मचारियों से नहीं मिल सकते, करीब भी नहीं फटक सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वहाँ हेरोइन बनाने के अलावा कुछ और भी होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। वहाँ कोई 70 के करीब आदमी काम करते हैं जिन्हें दूर दराज के इलाकों से बंद ट्रक में वहाँ लाया जाता है और जिन्हें सीधा उनके काम की जगह किले के पश्चिमी हिस्से में पहुँचाया जाता है। वहाँ से वो चारों दिशाओं में कहीं झांकते हैं तो या तो उन्हें समुद्र दिखाई देता है या जंगल। किसी भी तरीके से वो ये नहीं समझ सकते कि वो कहाँ हैं। उनका रहना, खाना, पीना सब वहीं होता है। हर 3 महीने में वो 70 आदमी तब्दील कर दिए जाते हैं। वैसे तो कंपनी का खौफ ही ऐसा है कि मुमकिन नहीं कि वो वापस आकर अपने काम के बारे में किसी के सामने अपनी जुबान खोले। फिर भी खोलें तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। वो ये तक तस्दीक नहीं कर सकते कि वो महाराष्ट्र स्टेट में ही थे। ऊपर से जुबान खोलने पर बाल बच्चों समेत मौत के घाट उतार दिए जाने की धमकी। उनकी तिमाही तब्दीली क्यों ज़रूरी समझी जाती है? पक्के तौर से वजह मुझे नहीं मालूम। शुक्र है, विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, कि कोई तो बात है जो तुम्हें नहीं मालूम। बाप, उन बातों से अपन का कुछ लेना देना नहीं है। शायद वो यूं गिरफ्तारी जैसी मजदूरी से आजीज आ जाते हों, उन्हें अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगती हो, वो बोर हो जाते हों। वो बोर ना हो इसका इंतज़ाम वहाँ है। क्या जो नशे बनाते हैं उन्हीं को खुद भी देने लगते हैं? नहीं, ऐसा ख्याल भी करने वाले का बहुत बुरा हर्ष हो सकता है। तो वो पूर्वी विंग में चलती डिस्टिलरी से दारू की बोतलें आ जाती होंगी। नहीं बाप, पान, बीड़ी, सिगरेट के अलावा वहाँ किसी नशे की इजाज़त नहीं है। तो और क्या इंतजाम है उनके बोर न होने का? सुनोगे तो फड़क जाओगे। सुनूंगा, विमल अर्थपूर्ण स्वर में बोला। तो बाप, उनकी तफरी के लिए हर 15 दिन में एक बार वहाँ 2 बसें भर के लड़कियाँ ले जाई जाती हैं। उन्हें तो पता लगता होगा कि वो कहाँ पहुँची। नहीं लगता। वो बसें ऐसी बनी हुई हैं कि उनकी छत में से आसमान तो देखा जा सकता है, आगे पीछे या आजू बाजू नहीं देखा जा सकता। बस ड्राइवर, कंपनी के खास भरोसे के आदमी, लेबर वाले ट्रक के ड्राइवर की तरह ही। वो लड़कियां पारस रोड, कुलसा गली, फाकलैंड रोड, काला घोड़ा, सायन और इलाकों से इकट्ठी की गई धंधा करने वाली बाइयां होती हैं, जिन्हें मोटी फीस देकर हेरोइन की लैब के कामगारों के साथ अक्खी रात गुजारने के लिए लाया जाता है।
आखिर रात यही कुछ चलता है वहाँ। तो ये है इंतज़ाम उन लोगों की तफरी का। हाँ, तुम्हारे असल बात पहुँचने में अभी और कितना टाइम लगेगा? बस पहुँचा ही पहुँचा बाप। वो क्या है कि पहले मेरा एक सवाल, तुम्हारा इरादा उस इतनी दुर्गम जगह से हेरोइन उड़ाने का है? अरे नहीं बाप, वो दहशतनाक स्वर में बोला। हेरोइन मेरी किस काम की? क्यों नहीं काम की? हाई क्वालिटी की हो, एकदम प्योर हो तो 1 करोड़ रुपए की 1 किलो बिकती है। पुड़िया पुड़िया करके बेचने से यूं मैं अक्की जिंदगी लगा रहूंगा तो 10 करोड़ रुपए का माल नहीं बेच पाऊंगा। ऊपर से उतने में 100 बार कत्ल कर दिया जाऊंगा, 1000 बार गिरफ्तार हो जाऊंगा। थोक में बेचने की कोशिश करूंगा तो मेरा खरीदार ही मुझे पकड़ के कंपनी के हवाले कराएगा। ऐसा ही कंट्रोल है कंपनी का नारकोटिक्स ट्रेड पर। इस काम में जो भी कंपनी की मुखालफत में खड़ा होगा निश्चित तौर पर मारा जाएगा, और कंपनी का ही माल चुराकर कंपनी के कंपटीशन में बेचने वाला तो। शिंदे के शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। नहीं बाप, शिंदे बड़ी संजीदगी से बोला, हेरोइन मेरा निशाना नहीं। तो मेरा निशाना है रोकड़ा, डॉलर में। 30 लाख डॉलर? हाँ, तकरीबन 10 करोड़ रुपया, जो कि एक खास तारीख को वहाँ के अकाउंट्स ऑफिस की सेफ में उपलब्ध होगा। कहाँ से आएगा? हेरोइन की बिक्री से आएगा। इस शुक्रवार को और शनिवार को वहाँ 2 विदेशी खरीदार पहुँचेंगे जो प्योर अनकट हेरोइन का लॉट खरीदेंगे और डॉलर में पेमेंट करके जाएंगे। फिर तो दांव 20 करोड़ का हुआ, 10 करोड़ शुक्र को और 10 करोड़ शनि को। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरी जो स्कीम है उस पर शनिवार को अमल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि लैब के वर्करों की तफरी के लिए वहाँ बाइयाँ पहुँचाई जाने का दिन मुकर्रर है। बाइयों से भरी बसें वहाँ शुक्रवार शाम को ही पहुँचती हैं। तुम्हारा इरादा ऐसे किसी बस में छुप के फोर्ट में पहुँचने का है? बाप, उन बसों में छुपा नहीं जा सकता। वो कंपनी की अपनी बसें हैं। उनको चलाने वाले ड्राइवर कंपनी के अपने फुल भरोसे के आदमी हैं। ऊपर से किले में दाखिले के वक्त बसों की तलाशी भी हो सकती है। लेकिन तरीका कोई तुम्हारे जहन में उस बस के जरिए भी भीतर पहुंचने का है? हाँ। क्या? मैं अभी बताता हूँ। बल्कि पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अभी आया। वो उठ के भीतर गलियारे में कहीं गया और तुरंत वापस लौटा। ये तस्वीर देख बाप। वो विमल की गोद में एक 5 गुना 7 इंच के आकार का कलर प्रिंट डालता हुआ बोला। विमल ने तस्वीर उठाकर उसका मुआयना किया। वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आधुनिक लड़की की तस्वीर थी जो सलवार कमीज पहने थी और फैशन मॉडलों जैसा पोज बना के खड़ी थी। कैसी है? शिंदे ने पूछा। बढ़िया, अब इन्हें देख। शिंदे उसे 5-6 तस्वीरें और सौंपता हुआ बोला। विमल ने उन तस्वीरों का भी मुआयना किया तो पाया कि वो उसी लड़की की विभिन्न मुद्राओं और विभिन्न पोशाकों में पहली तस्वीर जैसी ही आकर्षक तस्वीरें थी। ये भी। विमल ने तस्वीरों पर से सिर उठाया और बोला, कोमल की ही तरह कोई खास घोड़ी है तुम्हारी? बाप, ये घोड़ी नहीं, घोड़ा है। क्या मतलब? ये मेरी तस्वीरें हैं। क्या? बाप, जरा थोबड़े पर गौर करो ना। तब विमल को सूझा कि पोशाकों और पोजों की चकाचौंध में उसने तस्वीर वाली युवती के चेहरे की तरफ वाकई ध्यान नहीं दिया था। तब उसने ऐसा किया तो उसे कबूल करना पड़ा कि वो शिंदे की ही तस्वीरें थी। कमाल है, विमल के मुंह से निकला। खूबसूरत तो तुम हो, छोकरियों जैसी नजाकत भी दिखाते हो कभी कभी, लेकिन जनाना पोशाक पहनकर किसी फिल्म अभिनेत्री जैसे हसीन लगने लगोगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। वो हंसा। इसलिए दिन में अपनी थोबड़े को अपनी प्रॉपर्टी बता रहे थे। हाँ, तो ये है तुम्हारी स्कीम। वर्करों की दिलजोई के लिए वहां पहुंचने वाली लड़कियों में शामिल होकर तुम भीतर पहुंच जाओगे। हाँ, तुम्हारे वहां दाखिले से ही किला फतेह हो जाएगा? नहीं, लेकिन मेरा दाखिल वहां और लोगों का दाखिला आसान कर देगा। वो कैसे? सुनो, वहां 70 आदमियों की तफरी के लिए 80-90 बाइयां भेजी जाती हैं। वो किस लिए? ताकि अगर कोई सफ़र की वजह से बीमार पड़ जाए, आखिर 300 किलोमीटर का फासला बस पर तय करना होता है, या नखरे झाड़ने लगे, या वैसा सहयोग ना दे जैसा कि कोई चाहता हो, या वैसे ही कोई किसी को पसंद आए तो उसकी जगह लेने के लिए एक्स्ट्रा छोकरी मौजूद हो। यूँ वहाँ चंद छोकरियों का कम इस्तेमाल में आना या कतई इस्तेमाल में ना आना कोई बड़ी बात नहीं।
एक बार वहां दाखिला हो जाने के बाद और सारी लड़कियों के वर्करों के हवाले हो जाने के बाद मुझे यकीन है कि रात के अंधेरे में मेरा चुपचाप कहीं खिसक जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। किले की समुद्र की ओर की दीवार के परकोटे पर पहरा देते 2 गार्डों से निपट लेना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाप, अब एकाएक शिंदे का स्वर बहुत धीमा और बहुत संजीदा हो गया। मैं अपने साथ 1.5-200 फुट वो डोरी लेकर जाऊंगा जो कि मछली मारों की बंसी के बांधी जाती है। तुम जानते ही हो कि वो डोरी बहुत पतली लेकिन बहुत मजबूत होती है। उसे मैं अपनी जनाना पोशाक के नीचे अपने बदन पर कमर के इर्द गिर्द लपेट लूंगा और परकोटे पर दोनों गार्डों को काबू में करने के बाद उसे बदन से अलग करके परकोटे पर से बाहर समुद्र की तरफ लटका दूंगा। फिर उसके साथ समुद्र की ओर से वो सीढ़ी बांध दी जाएगी जो कि 2 रस्सियों के बीच फुट फुट पर डंडे बांधकर बनाई जाती है। रस्सी ऊपर परकोटे पर पहुंचेगी तो मैं उसे ऊपर मजबूती से कहीं बांध दूंगा। फिर उस सीढ़ी के जरिए किसी का भी ऊपर चढ़ाना क्या बड़ी बात होगी। पैसा हाथ में आ जाने के बाद वो ही सीढ़ी वहां से निकासी का रेडीमेड रास्ता होगी। पैसा कहाँ होगा? अकाउंट ऑफिस की सेफ में, जिसका कॉम्बिनेशन किसी को मालूम होगा। हेरोइन और रकम का आदान प्रदान दिन में होगा। ग्राहक के हेरोइन के साथ वहां से रवाना हो जाने के बाद रकम अकाउंट्स ऑफिस की सेफ में बन जाएगी और वो सोमवार सुबह तक वहीं रहेगी। तब तक क्यों? क्योंकि शनिवार उतनी ही बड़ी रकम के साथ दूसरे ग्राहक ने आना होगा। रविवार को डिस्टिलरी और अकाउंट्स ऑफिस में, जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, साप्ताहिक छुट्टी होती है। इसलिए सोमवार सुबह ही उस पैसे को बम्बई मूव करने के लिए कंपनी के लोग वहां पहुंचेंगे। यानी कि शनिवार रात को वहां डबल रोकड़ा होगा। लेकिन शनिवार उस रकम पर हाथ डालने का हमारे पास कोई जरिया नहीं। मैं पहले ही बोला कि बाइयों की बस के वहां पहुंचने का दिन मुकर्रर है और वो है एक छोड़ के एक शुक्रवार। वैसे वो आशापूर्ण स्वर में बोला, अगर तुम कोई स्कीम सुझा सको जिस पर काम करके वहां शनिवार को हल्ला बोला जा सके तो वारे न्यारे हो जाएं। मैं क्या सुझा सकता हूँ? मैंने न वो जगह देखी, न वहाँ का रख रखाव देखा, न वहाँ के तौर तरीके देखे। शायद देख के सुझा सको। किले में कौन घुसने देगा? कोई नहीं, लेकिन फासले से तो देखा जा ही सकता है। वो तो तुम्हारी स्कीम पर भी अमल करने के लिए देखना पड़ेगा। कोई बांधा नहीं। तुमने किले को भीतर से देखा है? नहीं। बोला ना, किसी बाहरी आदमी के लिए ऐसा मुमकिन नहीं। बाहर से? उसने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। शाबाश शे। वो खामोश रहा। तो फिर तुम्हें किले की बाबत और उसके निजाम की बाबत इतनी बातें कैसे मालूम है? मेरे पास किले का नक्शा है। क्या कहने, फिर भीतर अपना आदमी भी तो है ना बाप। कौन? वो जिसे अकाउंट्स ऑफिस की सेफ का कॉम्बिनेशन मालूम है? हाँ। वो वहाँ का पक्का मुलाजिम है? हाँ, अकाउंटेंट है। तुम्हारा यार कैसे है? होटल सी व्यू की मुलाजमत की वजह से। पहले वो भी होटल सी व्यू में ही था, अब 1 साल से वहाँ है। यूँ वहाँ से कंपनी का पैसा उड़ाने का आइडिया उसका है या तुम्हारा? आइडिया उसका है, स्कीम मैंने सोची है। सेफ का कॉम्बिनेशन उसे मालूम है। ऐसी सेफ का खुल जाना और लुट जाना उसे शक के घेरे में नहीं ले आएगा। वहाँ वो अकेला शख्स नहीं है जिसे उस सेफ का कॉम्बिनेशन मालूम है। उसके अलावा वहाँ 2 लोग और भी हैं जिन्हें वो कॉम्बिनेशन मालूम है। एक चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है जो कि उसके ऊपर है और एक कैशियर है जो कि उसके अंडर है। तो भी क्या हुआ? उन तीनों के शक के दायरे में आ जाने पर भी तो उसकी कमबख्ती आ सकती है। बाप, तुम उसकी फिक्र न करो। अगर हम कामयाब हो गए तो शक के दायरे में उन 2 में से ही एक जना होगा और वो ढूंढे नहीं मिलेगा। वो ढूंढे वहीं मिलेगा, इसलिए वो और सिर्फ वो शक के दायरे में होगा। इसका मतलब वही है ना जो मैं समझ रहा हूँ। शिंदे ने उत्तर न दिया। वो जानबूझकर परे देखने लगा। जब तुम ही लोग सब सोचे समझे बैठे हो तो इसमें किसी और का क्या रोल रह गया? सईद लाला मिल भी जाता तो क्या करता? मेरे से क्या उम्मीद कर रहे हो? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।